नमस्कार। व्यालोक वाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार। इनको आप कई बार देख चुके हैं हमारे साथ, तो इनका और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। हिंदू इस देश का तथाकथित बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू इस देश का 8वें दर्जे का नहीं, 16वें दर्जे का या 20वें दर्जे का नागरिक भी है, क्योंकि ये वह महान देश है कोट अनकोट जहां एक चारा चोर, घोषित अपराधी जो चारा चोर है, उसकी पार्टी की एक 2 कौड़ी की प्रवक्ता सरेआम एक टीवी चैनल के डिबेट में मंच पर हिंदू धर्म ग्रंथ के पन्ने फाड़ती है। और वह बेखौफ ऐसा करती है क्योंकि उसके साथ जो 3 पैनलिस्ट हैं वो उसको उस धर्म ग्रंथ से दूसरे श्लोक सुनाते हैं, बजाय इसके कि वहीं जूता निकालकर उसकी पुरजोर पिटाई करते। और ये सब हो रहा है तथाकथित मूल निवासी, तथाकथित बौद्ध, तथाकथित बुत परस्ती और तमाम चीजों के इस पर। मैं उस टुकड़खोर 2 कौड़ी की तुच्छी घटिया महिला का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन आनंद जी हमें बताएंगे कि पूरा मसला क्या था, क्योंकि आनंद जी अपना कूल, अपना संयम बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। मुझे ऐसे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और खास तौर से एक ऐसी पार्टी जिसका मुखिया घोषित अपराधी है, चारा चोर है, लेकिन वह इस देश के गृह मंत्री को पागल कहता है। वह इस देश के प्रधानमंत्री को बधिया करने की बात चुनावी सभाओं में कह देता है। उसका बेटा 8वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, उप मुख्यमंत्री बन चुका है। उसकी अशिक्षित मूर्खा पत्नी बिहार पर कितने साल, आनंद जी, 5 साल 7 साल, पता नहीं, जो भी, करीब तो मान ही लीजिए 5 साल तो सीधा सीधा मान लीजिए, बाकायदा शासित कर चुकी है बिहार को। तो एक बिहारी होने के नाते मैं तो शर्म से ही डूबा रहता हूं, और मैं कभी किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहता हूं, क्योंकि बिहार और बिहारी किसी को कुछ कहने की हालत में नहीं है। इसी दौर में महाराष्ट्र से एक खबर आती है कि एक 2 कौड़ी का मैनेजर एक मराठी को यह कहता है, एक बिहारी सब पर भारी। खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि 4 करोड़ बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र लात खाते, जूता खाते, घिसियाते, लतियाते, भीख मांग रहे हैं, और वहां पर एक चारा चोर की पार्टी का कि 2 कौड़ी की प्रवक्ता ये हरकत कर रही है। आनंद जी, सीधा आपके पास चलते हैं। जी। अब सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि चारा चोर की पार्टी है, तो भाई चारा चोरों की पार्टी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे मजेदार बात लगती है ना, वो ये लगती है कि वो जिस समुदाय को गालियां दे रहे हैं, उस समुदाय को वो जितना गालियां देते हैं, उसका नतीजा उन्हें उतना ही भयावह भुगतना पड़ता है। अब क्या है कि वो मनुस्मृति के बहाने ब्राह्मणों को गाली दे रहे होते हैं। और मजेदार चीज ये थी कि मैं देख रहा था कि फॉर्डर स्कैम में जेल भेजने में किसकी क्या भूमिका रही। तो उसमें नजर आता है मुझे कि जो सब इंस्पेक्टर थे 1992 में, जिन्होंने जांच करके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सौंपी थी, उनके नाम में मुझे दिखता है पांडे। उस समय जो सीएजी के, मतलब जिसे हम लोग महालेखापाल कहते हैं, उनके नाम में मुझे दिखता है चतुर्वेदी। तो नतीजा ये होता है कि आप वहां पे स्टेज पर से गालियां दे लेते हैं, और बाकी जब आपको जेल भेजने की बारी आती है, ये लोग चुपचाप अपना काम कर देते हैं। तो ये बड़ा बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा कहना ये है, भाई इतने बुरी तरह से मत मारो, ठीक है। आपको भी पता ही है कि चारा चोरी के मामले में जो संसद में जो सदन में जो बहस शुरू हुई थी, उसमें भी एक तिवारी जी ही थे। तो ये बहुत बुरा हो रहा है। और एक और विभीषण जो घर में उनके घुसा बैठा है, झाटू, मतलब मनोज झा नाम है। मनोज नाम के मेरे पास कई लोग हैं, तो उनको हम झानी बोलते हैं, झाटू। तो ये झाटू जी जो है वो ये ऐसा करते हैं अक्सर कि अंदर घुस करके बैठे हुए हैं और सारी उल्टी उल्टी सलाह दे डालते हैं, और इसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है।
तो ये हर बार ये जो है ये लोग चुनाव में उसका नतीजा भुगत रहे हैं और फिर भी हरकतें वही किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ, शोषण हो रहा है। लेकिन इस शोषण शोषण नहीं के करना अलावा चाहिए। इस शोषण का एक दूसरा पक्ष जो मैं देखता हूं आनंद जी, कि हाँ, इन लोगों की जो हरकतें हैं इस तरह की सार्वजनिक तौर पर, हालांकि उस दो कौड़ी की महिला ने मनुस्मृति देखी भी होगी कि नहीं, मनुस्मृति कितने लोगों ने देखी है, या स्मृति होती क्या है, इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि अभी महाकुंभ होने वाला है और उसमें काशी विद्वत परिषद और बाकी विद्वत परिषद के तत्वावधान में शायद ऐसी ही एक और स्मृति आधुनिक, क्योंकि 251 साल पहले एक स्मृति आई थी, उसके बाद से कोई स्मृति बनी नहीं। स्मृति हिंदू वैधानिकी होती है और उसमें तत्कालीन सामाजिक नियमों के हिसाब से कुछ बातें होती हैं। तो किसने सही स्मृति देखी है, किसके पास असली मनुस्मृति है, मुझे तो ये भी अचरज ही होता है। बहरहाल इन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, देवल स्मृति है और इस तरह की 51 स्मृतियां हैं और उसमें से कई अब अप्राप्य हैं। मनुस्मृति का भी जो अंश हमें दिखता है, जो ये लोग जलाते हैं या 4 फुल स्केप पेज ले आते हैं और उसके बाद उसको फाड़ देते हैं या जला देते हैं, वो भी प्रक्षिप्त है। हालांकि इसकी जो वीडियो मैंने 1 सेकंड के लिए देखी थी, इसमें तो वो A4 साइज के कुछ पन्ने फाड़ रही थी, लेकिन मैं A4 उन साइज के पन्ने नहीं फाड़ेगी तो और क्या करेगी? अरे किताब कभी आपने देखी नहीं है, इंटरनेट से आपने PDF के कुछ पन्ने डाउनलोड किए, वो लेकर के आप पहुंच गई और उसको फाड़ दिया, खुश हो लिए। लेकिन उनके साथ के जो 3 लोग थे, इसको पढ़ाने की जगह जूता निकाल के या ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है? क्योंकि इससे तो फिर उस जिहादी मानसिकता को भी मैं केवल इसको पलट देता हूं। क्या आसमानी किताब की कुछ आयतों को पढ़ के भी सुनाने की हिम्मत है? नुपुर शर्मा ने केवल वही कहा था जो उस किताब में लिखा हुआ है, तो नुपुर शर्मा को पिछले 2 साल से भागना पड़ रहा है। क्या बाइबल में जो बाप और बेटी के बीच की अंतर कथाएं हैं, उसको कहने की इन लोगों की हिम्मत है? फिर हिंदुत्व के बारे में या सनातन के बारे में इन लोगों ने ये जो घलुआ समझ रखा है और उससे जो एक पूरी परंपरा चल रही है, जैसे अभी एक उसी शायद उसी चाराचोर की पार्टी का एक और टुच्चा विधायक है, फतेह बहादुर, उसने कहा कि मंदिर अज्ञानता का और अंधविश्वास का द्वार होते हैं। तो ये वोट बैंक के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, ये आसपास के चमचों का नतीजा है। वो जो ट्रक पे लिखा होता है ना, मालिक तो दिलदार है, चमचों से लाचार है, ये मामला वही है। अब आप अपने आसपास गधों को बिठा लेंगे अपने सलाहकार के रूप में, तो आपको बेवकूफ़ी भरी सलाह ही देंगे। अब सोच करके देखिए, यादव समुदाय में से अधिकांश लोग जो हैं, वो बेचारे रामचरितमानस पढ़ रहे होते हैं। अब रामचरितमानस को जो है वो बेकार किताब और उसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ये सब बोलना शुरू कर दिया था एक शिक्षा मंत्री ने। बिहार के ही शिक्षा मंत्री थे, राजद के थे। तो ये सब बोलना शुरू कर दिया था और थोड़े दिन में नतीजा उन्होंने देख लिया, गालियाँ दी और भई सरकार से बाहर हो गए। ऐसे ही फिर और बार भी देखा है, जितनी बार इस तरह की हरकतें करेंगे नतीजा वही भुगतना पड़ेगा। आम आदमी की जो सोच है, उस सोच तक इनके चमचे बेचारे इनको पहुँचने नहीं देते। चमचे ये लोग पाल के रखते हैं कैसे? तो एक जिसको आपने देखा उस प्रियंका भारती, ऐसा ही कुछ नाम है, प्रियंका भारती। तो अरे ऐसे आपने चमचे नाम क्यों ले लिया? ओह, सुबह खराब हो गई। अब कान में गंगा जल डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालना पड़ेगा भाई। जब ये लोग उस तरह की हरकतें करेंगे तो ये लोग जो कान में शीशा डाल दिया, भैया शीशा कैसे पिघला नहीं, मतलब किस धातु में उसको रख दिया और तुम्हारे कान में डाल दिया? कान की जगह मैं कुछ और भी सुन ले रहा हूं कि वहां डाल दिया। तो तो वहीं मैं डाला भी तो कान में मैं फिर उसी को कहूंगा ना कि भाई मैं, मतलब मैं भी गंगा जल डालूंगा, उसका नाम वाम नहीं लेना है। हाँ बताइए जी। तो खैर, अब ऐसे चमचे अगर ये लोग पाल के रखेंगे, जिन्होंने खुद कोई किताब नहीं पढ़ी, तो देखिए, एक होता है सोच का अंतर,
वो सोच का अंतर ये होता है कि हमारी सोच जो होती है वो होती है किताबें रचने वाली, इनकी सोच जो है वो तालिबानी सोच है, किताबें जला देने वाली। तो ये जो सोच का अंतर है, ये सोच का अंतर किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता। तो मूलतः राजद के जो संस्कार हैं, तो वो अपने ही जैसे लोगों को बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर वाले नियम से जो है अपने जैसे लोगों को ही अपने आसपास इकट्ठा करते हैं। तो आसपास जो उनके चमचे घिरे हुए होते हैं, वो उतने ही बड़े गधे होते हैं जितने बड़े गधे वो नेताजी खुद हैं। तो नतीजा ये होता है कि जमीनी स्तर पे जो चल रहा है उससे ये लोग बिल्कुल कट जाते हैं, और नतीजा उसके बाद होता है कि भाई वोट नहीं मिले तो फिर रोते हैं कि भैया ये बताओ कि ये फलानी विधानसभा में हमारी संख्या ज्यादा थी, इसमें हार कैसे गए, जरूर ईवीएम में कुछ मामला हुआ होगा। अच्छा, मुझे लगता है एक और बात होती होगी कि ये जो दो कौड़ी की गई होगी सस्ती गाली गलौज वाली बाई, उसका सस्ता प्रारूप जो ये नया बन रही है, उभर रही है, क्योंकि इसको मैं कई जगहों पर देख रहा हूँ, फटे हुए बांस जैसी फटी हुई आवाज में, और मतलब शक्ल पर तो खैर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मैं ना तो सेक्सिस्ट हूं और ना कुछ, वो मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन फटी हुई आवाज में जो ये चिल्लाती रहती है, इसको इसके घर में भी इसके माँ बाप पीटते होंगे कि ये क्या करके आ रही है। या फतेह बहादुर को भी उसके पिताजी कहते होंगे कि चलो तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम भाग जाओ बे। क्यों? नहीं, क्या कहते होंगे, अब बूढ़े हो गए होंगे बेचारे, चुपचाप कहीं कोने में बैठे रहते होंगे। हटाओ यार, अब एक बेटा नालायक निकल गया तो निकल गया। या इसके माँ बाप भी क्या सोचते होंगे, हटाओ यार तो, चलो निकल गई है लड़की ऐसी, हाथ से बाहर हो गई, क्या कर सकते हैं। तो इस ऐसे ही अफसोस मानसिकता को जरा इस अफसोस मानसिकता को करते रह जरा जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते होंगे। इस मानसिकता को जरा डिकोड करते हैं आनंद भाई। किस चीज की चाहत होती है? मानसिकता क्या मानसिकता देखिए, क्या सीधी बचपन का? नहीं नहीं, पहले मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। क्या बचपन में किया गया दुर्व्यवहार किसी के द्वारा वो कारण है, या अभी किसी को दिया गया कोई प्रस्ताव किसी ने ठुकरा दिया है उसका है, या कोई इच्छा? भाई कई तरह की इच्छाएं होती है ना हमारी, मतलब अर्थ की इच्छा होती है, यौन की इच्छा होती है, यश बहुत सारी इच्छाएं यश हैं। की यश की इच्छा होती है। तो यश तो खैर बहुत पॉजिटिव शब्द है। तो ये क्या मानसिकता क्या है इतनी गंदी? देखिए, एक बड़ा कारण तो वो हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जिनका मस्तिष्क पर असर जो है वो लंबे समय तक रह जाता है, और जैसे ही सामने कुछ दिखता है वैसा तो वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगर हो जाने वाला मामला जो है वो अक्सर ले, लेकिन वैसी घटनाओं के लिए तो एक खास मजहब के जो दीनी विद्यालय हैं वो कुख्यात होते हैं। सामान्य घर के स्कूलों में तो आसपास ये सब होगा, जब होते। घर के आसपास होगा। सामान्य स्कूल मान लीजिए नहीं भी है, घर के आसपास कोई होगा, और आना जाना रहा होगा, सेकुलर विचार के होंगे, आना जाना रहा होगा, होगी होगी कुछ ऐसी घटनाएं, तो आश्चर्य नहीं किया जा सकता, या बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो उसके लिए जो उचित इलाज है, अब काउंसलिंग और ये सब जो होता है, तो वो सब जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अब समस्या फिर ये भी है कि भारत में देखिए, मनोचिकित्सक के पास जाना वो बड़ा ही टैबू माना जाता है, तो वैसे लोगों के पास ये लोग जाएंगे नहीं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, चलिए बचपन में जो घटनाएं हुई वो तो चलिए वो बहुत पुरानी बात होगी। अब अभी का सोचिए ना, अभी की जो इच्छाएं हैं, जो दबी हुई, दमित, कुचली, क्योंकि अंबेडकर का अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर खुद ही कहते हैं कि जो एक चौथाई देने वाला हिस्सा है वो उन्होंने मनुस्मृति से लिया है, और वो मनुस्मृति में है भी कि एक चौथाई, तो अंबेडकर अपने भाषण में खुद ही स्वीकारते हैं कि लड़कियों को एक चौथाई हिस्सा दिया जाना चाहिए, और लड़कियों को एक चौथाई हिस्सा दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है वहां पे। वहां पे अगर आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, तो अंबेडकर जो श्लोक कोट कर रहे थे उस श्लोक के हिसाब से अर्थ ये निकलता है कि सभी भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी में से एक चौथाई अपनी बहन को देना है। तो अब आप इसका हिसाब किताब समझिए कि ये कैसी व्यवस्था थी। अगर मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 भाई हैं, 1 बहन है,
तो दोनों भाई को मिला जो वो 50-50% है, अपने 50-50% में से वो एक चौथाई निकाल करके दोनों भाई जो है वो दे देते हैं। अब नतीजा क्या निकल करके आएगा? अब आप नतीजा निकल करके देखेंगे कि क्या नतीजा निकल के आया, तो करीब-करीब 30-30% जो है वो सबके पास हो गया। भाइयों के पास थोड़ा-सा ज़्यादा रह गया, बहन के पास थोड़ा-सा कम। अगर 4 बच्चे हैं जिसमें मान लीजिए कि 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि फिर क्या होता है कि 50% में से फिर 12% 2 बहनों को, फिर 50% में से 12% 2 बहनों को। तो तीनों बच्चों के पास कितना गया? तो 25 मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे क्लोज़ेस्ट पॉसिबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, उसका हिसाब-किताब इतने साल पहले मनु ने तय कर दिया था। कि अगर इस तरह से करोगे तो ये नतीजा निकलेगा। और सिर्फ ये एक स्मृति नहीं है जिस स्मृति से ये चीज़ें निकल कर के आती है। अंबेडकर स्वयं जिन और स्मृतियों की बात करते हैं उसमें पराशर स्मृति आती है, उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति आती है और अभी जो हम लोग कानून इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सीधा-सीधा दाय भाग और मिताक्षरा से आता है। इन दाय भाग और मिताक्षरा कानूनों को लिखने का अगर आप देखेंगे कि ये कैसे लिखे गए थे, तो इनको लिखने वाली भी एक महिला ही थी। ये ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिखे हुए कानून हैं। ये जिन बाद मतलब स्मृति से फिर दूसरे ग्रंथ लिखे गए और उस दूसरे ग्रंथ से फिर और आगे किताबें बढ़ी, जैसे कि कारिका लिखी जाती है किसी किताब पर या किसी किताब पर भाष्य लिखा जाता है, तो वैसी किस्म की किताबें होती है, दाय भाग और मिताक्षरा जो है। तो ये खुद ही जो है वो महिला की लिखी हुई हैं। अब आप सोचिए कि वो महिला जो है वो खुद ही दूसरों के साथ, दूसरी महिलाओं के साथ बेईमानी कैसे करेगी या क्यों करेगी? तो ये सारा सिस्टम जो है ये ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा नहीं या वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में आते-जाते हैं वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता। समस्या ये है कि ऐसे चमचों से घिरे हुए हैं कि भई वो सही बात उन तक पहुँचने ही नहीं देते, फिर वो उल्टा बोल जाते हैं, फिर राजनैतिक नुकसान हो जाता है। राजनैतिक नुकसान हो जाता है तो फिर छाती पीटते हैं कि ईवीएम खराब है। तो अब भई इसमें कुछ किया नहीं जा तो सकता है। दर्शकों, श्रोताओं, आनंद जी बहुत मितभाषी हैं और इनके धैर्य के लिए मैं इनको कई बार कह चुका हूं कि भाई आपसे धैर्य सीखना चाहिए। और उसी स्पीड से ये स्कूटी भी चला लेते हैं और पटना में ये स्कूटी चला पाते हैं, मैं नहीं चला पाता हूं। बहरहाल, मूल समस्या पढ़ने की है और मूल समस्या ये है कि हमने चारा चोरों को, घोषित अपराधियों को अपना नेता बना रखा है। हमने पूर्णिया से एक ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद बना रखा है जो व्यक्ति सांसद बनते ही फिरौती की मांग कर देता है, जो व्यक्ति सांसद बनने के बाद अपने ही लोगों से खुद को धमकी दिलवा लेता है, जो व्यक्ति कांग्रेस के दरवाजे पर जाता है, कांग्रेस वाले उसको लतिया के भगा देते हैं, फिर भी वो व्यक्ति राहुल गांधी के चप्पल चाटने के लिए ओलंपिक की रेस में भी दौड़ जाए, इतना तेज भागता है। लेकिन हम लोग उनसे सीख नहीं लेते हैं अभी भी हम लोग। और बहुत दिनों से हमने और आनंद जी ने जंगल राज पर सीरीज नहीं की है। हम आज या कल में फिर से एक सीरीज लेकर आएंगे। हमने 7 भाग उसके किए थे, हम 8वां भाग उस पर लेकर आएंगे और तब हम बताएंगे कि ये परिवार, ये खानदान और ये पार्टी किस तरह पूरे बिहार को बीमार कर रही है और मेरे जैसे बिहारी को अपने बिहारी होने पर शर्मसार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।